सुप्रभात बच्चों, सुप्रभात। प्रार्थना। या कुंद तो सार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणामरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्करैः प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्याम्बः, निःशेषजाड्याम्बः। हम सबसे पहले हिंदी के विकास के की भूमिका को देख रहे हैं। हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ और हिंदी कितने प्रकार की, अर्थात हमने देखा कि सामान्य बोलचाल की भाषा जिस माध्यम से हम प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसे ही गद्य भाषा करते हैं। अर्थात जिसका उच्चारण हमारे सामान्य बोलचाल की भाषा में होते हैं वही गद्य है, अर्थात वही गद्य है। गद्य का प्रथम विकास सामान्य बोलचाल की भाषा के रूप में होता है। गद्य साहित्य का गद्य का मतलब होता है सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना ही मेरा गद्य साहित्य का इतिहास है। हिंदी गद्य की उत्पत्ति हमने देखा था, पिछली क्लास में बताए थे, 19वीं शताब्दी के आसपास मानी जाती है। अर्थात हिंदी गद्य का विकास 19वीं शताब्दी के नवजागरण काल में हुई थी और उस समय हमारा देश मध्यकालीन रूढ़ियों से त्रस्त था, पूरा घिरा हुआ था। जब हमारी हिंदी गद्य भाषा का विकास होता है उस समय हमारा देश मध्यकालीन रूढ़ियों से पूरी तरह घिरा हुआ था। और गद्य भाषा में उसे सबसे पहले राजस्थानी और ब्रज भाषा में निर्माण होता है और प्राचीनतम सबसे पहले तो राजस्थानी और ब्रजभाषा का आधार मानकर कवियों ने निर्माण किया था। फिर मध्यकाल में हम खड़ी बोली का हमें ज्ञान होता है और खड़ी बोली का उद्भव सौरसेनी अपभ्रम के उत्तरी रूप में हुआ था। मध्यकालीन में खड़ी बोली का उद्भव सौरसेनी अपभ्रम भाषा के रूप में उसका उदय माना जाता है। इसका क्षेत्र देहरादून का मैदानी भाग, दिल्ली, मेरठ, मुरादाबाद, रामपुर जैसे क्षेत्रों में माना जाता है। हिंदी फिर आधुनिक काल में हमने देखा कि आधुनिक काल में हम इस भाषा को 6 युगों में बांट देते हैं। पहला पूर्व भारतेंदु युग, दूसरा भारतेंदु युग, तीसरा द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग और स्वातंत्र्योत्तर युग। हम देखे हैं कि पूर्व भारतेंदु युग 13वीं शताब्दी से लेकर और 1868 ईस्वी तक हम पूर्व भारतेंदु युग का युग चलता है। मध्यकालीन के कुछ पहले से इस युग का निर्माण हो रहा था, इसकी भाषा चल रही थी और उसमें भी 1868 स्वतंत्रता के बाद भी उसमें क्या कहते हैं, स्वतंत्रता के पहले तक जो चल रही थी पूर्व भारतेंदु युग की, ये चलती रह गई। उसके बाद आते हैं भारतेंदु युग। भारतेंदु युग में भारतीय हरिश्चंद्र ने इस युग को आगे बढ़ाने का श्रेय प्राप्त करते हैं और इसके सहायक के रूप में प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट जैसे महत्वपूर्ण कवियों ने इसका योगदान दिया। फिर आता है द्विवेदी युग। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने महत्वपूर्ण योगदान के साथ इस युग को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। हमने देख चुके हैं 1922 तक, पिछली क्लास में हम सब देख चुके हैं। स्वयं अध्ययन करने से भी ज्ञान प्राप्त होता है, अर्थात आप जब तक मन वचन कर्म से विद्या अध्ययन नहीं करेंगे तब तक विद्या का ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। इसलिए हमको मन से पढ़ना है, लगन से पढ़ना है। जो पढ़े मन से पढ़े, ऐसा नहीं कि दिखावा। फिर चौथे युग में जाते हैं शुक्ल युग। शुक्ल युग को हम छायावाद युग भी कहते हैं। इसका काल 1919-1938 तक माना जाता है।
फिर शुक्लोत्तर युग, छायावादोत्तर युग अर्थात 1938 से 1947, भारत स्वतंत्रता के पहले के काल तक शुक्लोत्तर युग था। फिर आता है स्वातंत्र्योत्तर युग, अर्थात भारत स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्रता के बाद जो काल आरंभ हुआ वही स्वातंत्र्योत्तर युग है। आगे हम देखते हैं कि भारतीय गद्य की अनेक विधाएं होते हैं। जब हम देख चुके हैं 6 युगों के बाद हम देखे हैं गद्य की हिंदी गद्य साहित्य के उद्भव से लेकर वर्तमान तक गद्य के क्षेत्र में अनेक विधाओं का प्रसार हुआ। हमें देखे हैं कि भारतीय गद्य भाषा में अनेक विधाओं का प्रसार होता है। हिंदी गद्य की विधाओं का वर्गीकरण 2 प्रकार से होता है, 2 श्रेणियों में होता है। कई विधाओं का निर्माण होता है, हिंदी गद्य भाषा में कई विधाओं का निर्माण होता है, लेकिन 2 प्रकार से, अर्थात इनका वर्गीकरण 2 श्रेणियों में होता है। प्रथम श्रेणी में कहानी, निबंध, नाटक, एकांकी, उपन्यास जैसी विधाएं आती हैं और द्वितीय श्रेणी में अप्रधान या अप्रकीर्ण विधाओं, जो अप्रधान है, प्रधान नहीं है, जैसे हमने देखा नाटक, एकांकी, उपन्यास सब प्रथम श्रेणी में आते हैं। फिर हमने देखा कि द्वितीय श्रेणी में अप्रधान प्रकीर्ण भाषाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। अब आगे हम देते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं सभी विधाओं का परिचय तो होता है। प्रथम श्रेणी की विधाओं को देखते हैं। सबसे पहले हम निबंध को देखते हैं। यह एक सूक्ष्म आकार की ऐसी रचना है, पिछली क्लास में इसको निबंध को देख चुके हैं। यह एक ऐसे सूक्ष्म आकार की रचना है जिसमें सामान्य गद्य की तुलना में रोचक सजीव गद्य का विकास होता है। निबंध एक ऐसा सूक्ष्म आकार की रचना है, निबंध एक ऐसा छोटा आकार है जो सामान्य गद्य की तुलना में रोचक या सजीव गद्य का विकास होता है, यही निबंध है। इसकी शैली में पूर्ण रूप से कलात्मक गुण विद्यमान होते हैं। निबंध में इसकी शैली में कलात्मकता होती है, अर्थात कलात्मक शैली होती है। निबंध के विकास में कलात्मक शैली होती है। निबंध स्वावलंबी होता है तथा इसमें स्नेह, संबंध और भावुकता साथ साथ विचारों की अभिव्यक्ति भी होती है। निबंध स्वावलंबी होता है और निबंध में आपके स्नेह, संबंध, भावुकता जैसे विचारों का उदय होता है, यही है। कहते हैं कि निबंध कितने, निबंध भी कई प्रकार के होते हैं। निबंध मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। जैसे विचारात्मक निबंध, अर्थात आपके मन में क्या विचार उत्पन्न होता है, क्या भाव उत्पन्न होता है, आपके भाव कैसे हैं, ऐसे भाव को हम विचारात्मक निबंध करते हैं। अर्थात आपके मन में क्या विचार उत्पन्न होने हैं, क्या भाव, क्या प्रेम है, यही निबंध है, अर्थात विचारात्मक निबंध। आपके मन में क्या विचार उत्पन्न हो रहे हैं, आप किस तरह रचना कर रहे हैं, ये निबंध के प्रथम अंग माने जाते हैं। अर्थात सबसे पहले आपका विचार उत्तम होना चाहिए। आपका विचार ही उत्तम नहीं है तो आप अच्छे निबंध का निर्माण नहीं कर सकते हैं। फिर भावात्मक, अर्थात आपका विचार तो उत्पन्न हुआ लेकिन आपके अंदर उसमें भाव क्या हैं, अनुराग हृदय के तत्व, अर्थात आपके अंदर ऐसी भाव है जो हृदय को आह्लादित कर दे, वही प्रधान है। अर्थात इसका मुख्य उद्देश्य पाठक की बुद्धि की अपेक्षा उसके हृदय को प्रभावित करती है। इसमें विचार में आपके विचार तर्कपूर्ण मूल्यांकन, अर्थात मूल्यांकन करना ही विचार है, तर्क देना ही विचार है, विश्लेषण करना ही विचार है। लेकिन भावात्मक क्या है, आपकी बुद्धि की अपेक्षा हृदय को प्रभावित, अर्थात आपकी बुद्धि की अपेक्षा हृदय को ज़्यादा प्रभावित करती है, यही विचार है। फिर हमने देखा था कि वर्णनात्मक निबंध में किसी भी वर्णनीय व स्वस्थान व्यक्ति आदि का अवलोकन के आधार पर भी उसका वर्णन किया जा सकता है। फिर विवरणात्मक अर्थात विषय वस्तु की प्रत्येक पक्ष को सुसंबंध, तीक्ष्ण, हृदयग्राही या वर्गीकृत पहलू में प्रस्तुत किया जाता है। जो क्या हो, सुसंबंध हो, संबंध तो हो लेकिन अच्छे हो, सुंदर हो। सुंदर का मतलब अच्छा संबंध होना, मन से संबंध होना ही, यही मेन बात है।
यही मुख्य बात है कि आपके संबंध तो सबके होते हैं, लेकिन कितने प्रगाढ़ है, कितने प्रेम है, इन सबके द्वारा ही विवरणात्मक निबंध का निर्माण होता है। फिर दूसरे पॉइंट को हम देखे थे, कहानी। कहानी का उद्देश्य होता है किसी घटना, व्यक्ति विशेष, भाव, संवेदना आदि के अभ्यंजना करना, अर्थात उसको लिखना। कहानी का मेन उद्देश्य होता है उस कहानी की घटना क्या है, किस पर आधारित है, उसका शीर्षक क्या है, इन सब का ज्ञान होना मुझे अति आवश्यक है। इसका आरंभ तथा अंत कलात्मक तथा प्रभावात्मक होता है। किसी कहानी का जो प्रारंभ है इतना प्रिय हो, इतना मधुर हो, इतना रोचक हो, वही मेन कलात्मक होना चाहिए। अर्थात किसी कहानी का प्रारंभ कलात्मक होना चाहिए और फिर प्रभावात्मक भी होना चाहिए। फिर आता है उपन्यास। किसी विशाल विषय के पात्रों के चरित्र, घटनाक्रमों संबंध निश्चित उद्देश्य को प्रयोजन करना ही क्या है, उपन्यास है। उपन्यास कहलाती है। प्रयोजन में संग्रहित की जाने वाली गद्य रचना ही उपन्यास है। कहते हैं कि उद्देश्य को प्रयोजन में संग्रहित की जाने वाली गद्य की रचना ही उपन्यास है। उपन्यास में कहानी तो है, साथ ही संयोग आने पर वह काव्य की भांति भावुकता, संवेदना जागृत होती है, वही उपन्यास है। अर्थात उपन्यास क्या है? उपन्यास कहानी तो है, कहानी के रूप में उपन्यास होता है। उपन्यास जैसे कहानी लिखी जाती है उसी तरह उपन्यास भी होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, संयोग आने पर काव्य की भांति भावुकता और संवेदना प्रकट कर देती है। अर्थात उपन्यास में भावुकता हो, भाव हो, मधुरता हो और संवेदना जागृत हो, वही उपन्यास है। श्रीनिवास द्वारा संयोजित परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास। हमने देखा कि उपन्यास सबसे पहले किसकी है? सबसे पहले परीक्षा गुरु जैसे महत्वपूर्ण उपन्यास की रचना हुई थी। अर्थात परीक्षा गुरु जैसे महत्वपूर्ण की रचना होती है, वही महत्वपूर्ण है। उपन्यास तो ऐसी कहानी है जो साथ में सहयोग भावुकता हो। कहानी तो हम लिखते हैं, लेकिन कहानी के साथ भाव उत्पन्न होना ही, अच्छे विचार उत्पन्न होना ही, यही उपन्यास है। अर्थात जब तक आपके मन में सच्चे विचार उत्पन्न नहीं होंगे तो आप सच्चे उपन्यास की रचनाकार नहीं माने जा सकते। अब पहली उपन्यास क्या है? परीक्षा गुरु श्रीनिवास द्वारा पहली रचना की थी उपन्यास की उन्होंने, और परीक्षा गुरु जैसे उपन्यास की रचना मानी जाती है। परीक्षा गुरु प्रथम उपन्यास मानी जाती है। फिर आता है नाटक। हमने देखा कि निबंध अर्थात आपके मन में विचार उत्पन्न होना, अच्छे भाव उत्पन्न होना, अच्छी मधुरता उत्पन्न होना, यही कहानी है। अगर आपके मन में सच्चे विचार नहीं हैं तो आप कहानी का निर्माण नहीं कर सकते हैं। फिर आता है कहानी। हमने देखा कि कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसी घटना को देखकर उसमें भाव उत्पन्न होना, संवेदना उत्पन्न होना। अर्थात किसी चीज़ को हम देखते हैं, किसी घटना को अगर हम देखते हैं तो उसमें हमारे क्या भाव उत्पन्न होते हैं, यही कहानी है। हमारे जब तक सच्चे भाव की उत्पन्न नहीं होगी, सच्चे कहानी का निर्माण नहीं होगा। फिर हमने देखा उपन्यास। अर्थात उपन्यास में वह कहानी है जो संयोग आने पर वह काव्य की भांति भावुकता और प्रेम उत्पन्न कर दे, वही उपन्यास है। और श्रीनिवास ने पहले उपन्यास के रचनाकार माने जाते हैं। उन्होंने परीक्षा गुरु जैसे सर्वप्रथम उपन्यास की रचना करते हैं। आगे कल हम नाटक के आगे देखेंगे।